हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। ठीक है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हो सकता है आपने इसको ऑलरेडी देख लिया होगा क्योंकि काफ़ी पहले ये मॉडल सेट निकल चुका था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ये पूरे यूट्यूब पर सबसे आपको बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? तो इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग इन 70 की सहायता से कम 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, केवल 70 नहीं बल्कि इसके आधार पे जो भी और प्रश्न बन सकता है वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो टोटल 100 प्लस हो जाएंगे, 100 से कम नहीं होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, इसलिए आप आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए और इसको बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, और जो लिखने वाला पॉइंट हो उसे ज़रूर आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे ताकि जब प्रतिदिन वीडियो डाला जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ठोस रावादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? रावादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन है? तो देखिए, रावादार ठोस पदार्थ जो आपकी ये कांच है ना, कांच है, ये रबर है और ये प्लास्टिक है, ये तीनों के तीनों बेरावादार ठोस पदार्थ है। कैसा है? बेरावादार, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप बताओ रावादार कौन होगा? यानी कि बर्फ होगा। क्या होगा? बर्फ। एक बात और ध्यान रखिएगा कि रावादार जो होता है ठोस पदार्थ वो बहुत सारे हैं, जबकि बेरावादार ठोस है ये आपका कांच, प्लास्टिक और रबर, ये बेरावादार हुआ। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा बर्फ, नमक, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब रावादार ठोस पदार्थ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना इसमें से आता है। ठीक है, 70 में से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफसीसी। तो कह रहा है एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एफसीसी में परमाणु संख्या कितनी होती है? एफसीसी में आपका होता है 4। कितना होता है? 4। एफसीसी में कितना होता है? 4। ठीक है, और यदि पूछी जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एफसीसी में यदि पूछा जाए कि एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी है, तो एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है कि एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। ठीक है, एफसीसी में परमाणु संख्या कितनी होता है? 4, और संकुलन क्षमता 74%। अब देखिए, जो 2 है ना, ये किसका है? तो ये है आपका बीसीसी का, यानी कि अंतः केंद्रित एका कोष्ठिका का है। ठीक है, और ये जो 1 है ना, ये होता है एससीसी का, एससीसी का। तो उम्मीद है आपका कितना प्रश्न कंप्लीट हो गया? यहाँ 4 प्रश्न कंप्लीट हो गया। और यदि आपको पता है आंसर तो आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एफसीसी में कणों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। एफसीसी की संकुलन क्षमता 74% होता है। एफसीसी के साथ आता है बीसीसी, बीसीसी में कणों की संख्या 2 होती है और एससीसी में 1 होता है। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए अगला चेक करते हैं। इससे बेस्ट सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा इतने डिटेल सॉल्यूशन में, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो जो NaCl संरचना बनाता है वो आपका फलक केंद्रित बनाता है, यानी कि एफसीसी बनाता है। क्या बनाता है? एफसीसी बनाता है। बात करते हैं हम लोग NaCl के बारे में। तो जो NaCl होता है ना, NaCl में Na और Cl के कोऑर्डिनेशन संख्या का जो अनुपात होता है वो होता है 6:6। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल है कि NaCl में Na और Cl की उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, या इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, का अनुपात क्या है? तो Na का भी 6 होता है और Cl का भी 6 होता है, तो अनुपात 6:6 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपका एक एक्स्ट्रा मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। अगला कह रहा है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय जालक जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCC कहते हैं। क्या कहते हैं? SCC। यहाँ लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो द पैकिंग फ्रैक्शन इन अ सिंपल क्यूब क्रिस्टल इज, कितना होता है?
तो देखिए सरल घनीय जालक में जो संकुलन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, डेट इज 52%। कितनी होती है? 52%। एसएससी में कितनी होती है? एससीसी में 52%। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये 68% किसका है जी? 68%। तो ये है आपका बीसीसी का। किसका है? बीसीसी में कितना होता है वो भी हम नोट कर लेंगे, ये भी एक अगला क्वेश्चन बन सकता है। 68%। कितना? 68%। और 74% किस में होता है? तो ये होता है एफसीसी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 74%। ये सभी आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि ये तो आपका संकुलन क्षमता पूछ लिया, कभी कभी पूछ लेता है रिक्त स्थान, कि सरल घनीय जालक में चाहे इसमें से किसी में भी कह देगा कि रिक्त स्थान कितना होता है, तो जितना संकुलन क्षमता है ना उसको 100 में से माइनस कर देंगे। जैसे एसएससी में संकुलन क्षमता कितना हो गया? 52। रिक्त स्थान कितना हो जाएगा? 48। इसकी संकुलन क्षमता कितना हो गया? बीसीसी का 68। रिक्त स्थान कितना हो जाएगा? 32। और एफसीसी का संकुलन क्षमता 74, तो रिक्त स्थान 26%। क्लियर है? यानी कि 7-8 क्वेश्चन आपके हो गए। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इससे बेस्ट सॉल्यूशन मैं अगेन कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नंबर 5 में कह रहा है कि किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी? किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी? तो ये होता है आपका समपराशरी घोल। कौन सा घोल? समपराशरी घोल। समपराशरी घोल। समपराशरी घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी, जिसे हम इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। यहाँ देखिए इंग्लिश वर्ड दिया है आइसोटोनिक। तो प्रासरण की क्रिया किस में नहीं होगी? तो क्या कहोगे? आइसोटोनिक विलयन, यानी कि समपराशरी घोल में प्रासरण क्रिया नहीं होगी। कारण क्या है? कि समपराशरी घोल जो होता है इनका प्रासरण दाब समान होता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समपराशरी घोल का जो सांद्रता होता है, मोलर सांद्रता, वो समान होता है, इसलिए प्रासरण क्रिया इसमें नहीं होती है। ठीक है, अगला बात करते हैं थोड़ा सा बी नंबर में, हाइपोटोनिक और ये हाइपरटोनिक। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं अति पराश्रय विलयन। इसे क्या कहते हैं? अल्प पराश्रय विलयन। अल्प अल्प पराश्रय विलयन, इसे कहते हैं अति पराश्रय विलयन। अति पराश्रय विलयन। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। इनके बारे में भी 2 लाइन बात कर लें। ये तो आपका हो गया, ये आंसर है आपका, इसमें भी बात कर लेते हैं। देखिए जो हाइपोटोनिक विलयन होता है ना जी, ये हाइपोटोनिक विलयन में यदि आप कोशिका को डालोगे तो कोशिका क्या होगी? तो हाइपोटोनिक विलयन में जो कोशिका होगी यानी कि अति, सॉरी हाँ ये अति है, अति पराशरी विलयन। अति पराशरी क्या है? ये है अल्प पराशरी। तो ये भी एक सवाल बनता है इम्पोर्टेंट, कि जब अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालोगे तो कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। क्या होती है? फूल जाती है। कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। और जब हाइपोटोनिक विलयन यानी अति पराशरी विलयन में कोशिका को डालोगे तो कोशिका सिकुड़ जाती है। क्या होती है? कोशिका सिकुड़ जाती है। और जब आइसोटोनिक विलयन में कोशिका को डालोगे तो कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने अब तक पढ़ा, लेकिन कम से कम हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में अवाष्पशील विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है, इस कथन को कहते हैं। तो ये किसका कथन है? ये आपका रावल का कथन है, रावल का नियम है। किसका कथन है? रावल का नियम है ये। ठीक है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। ये किसका नियम है? रावल का नियम है। ठीक है, अगर बात करते हैं मूल प्रभाज की, तो जो मूल प्रभाज होता है ना, विलेय और विलायक दोनों का निकलता है, और मूल प्रभाज का योगफल जो होता है वह 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से देखिए, इसको पूरा देखिए बहुत अच्छे से यदि समझना है तो, क्योंकि इतना डिटेल सॉल्यूशन अगेन कह रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। कह रहा है कि 7 नंबर, एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वान-ठफ गुणक का मान है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, द वांट फैक्टर फॉर अ सॉलिड विच डजंट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन इज 1, 1 से कम, 1 से अधिक और 0। तो जिस विलेय का संयोजन या वियोजन, मतलब विलयन में ना तो टूटता है और नहीं तो आपस में जुड़ता है, उसके जो कण होते हैं, तो उसके वान ठफ गुणक का जो मान होता है वह होता है 1। कितना होता है? 1 होता है।
ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि किसका किसका 1 होता है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको याद होना चाहिए कि 1 किसका किसका होता है, ग्लूकोज, किसका, ग्लूकोज, और क्या होगा, कोमा यूरिया, कौन सी, यूरिया, ग्लूकोज कोमा यूरिया, और आप एक एल्कोहल लिख लेंगे, ग्लूकोज यूरिया एल्कोहल। ये बिलियन में संयोजन या वियोजन इनका नहीं होता है, तो इनके वन गुना का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। धैर्य बनाए रखिए, ऐसा नहीं कि वीडियो लंबा हो रहा है तो नहीं देखेंगे, इतना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा मुक्त होगा। तो द्रवित NaCl का जब आप वैद्युत अपघटन करोगे तो Na से क्या मिलेगा, एगो मिलेगा Na प्लस, एगो मिलेगा Cl माइनस, क्या मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो Cl माइनस कहाँ जाएगा, Cl माइनस एनोड पे जाएगा, कहाँ जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड अपने आप में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो Na प्लस कहाँ जाएगा भाई, क्या पूछ रहा है, वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होगा, तो ये Na, कौन मुक्त होगा, Na, क्योंकि Cl एनोड पे जाएगा तो Na कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। ठीक, चलिए ये करा दिए होंगे, आप जाके वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। टारगेट बैच 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, टारगेट बैच 2023, उस पर सब कुछ अपलोड है। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए उसको समीकरण जो होता है उसको हम कहते हैं M बराबर जेड सी टी, एम बराबर जेड सी टी या जेड आई टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम जेड आई टी भी कह सकते हैं, जेड आई टी। तो जो ऑप्शन में दिया हो तो देखिए M बराबर CZT ये वाला दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फैराडे के नियम से और सवाल क्या आता है, यहीं पे ध्यान देंगे। एक और सवाल आता है फैराडे के नियम से कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है ना, ये तो प्रथम नियम को कह रहा है, यहाँ ध्यान बात कर लेते हैं द्वितीय नियम की थोड़ी सी। फैराडे का जो द्वितीय नियम है ना, यानी सेकेंड लॉ, वो किससे संबंधित है, फैराडे का सेकेंड लॉ जो द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो फैराडे का द्वितीय नियम विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, किस संबंधित है, वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ठीक है, या इसी को कहते हैं हम कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। ठीक है, समझ रहे बात को, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया होगा। ठीक, चलिए अगला चेक करते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है, एनोड पे संभव नहीं है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें क्रोमियम का जो आपका चार्ज है बढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एनोड पे जो संभव नहीं है वो है अवकरण। एनोड पे क्या नहीं होता है, एनोड पे अवकरण नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ F की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, कितनी है, F2 में, Cl2 में देखिए F2 हो गया, Cl2 हो गया, इस तरीके का जो अवयव होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ 0 है F2 का, और यहाँ 2F-1 यानी कि यहाँ -1 है। तो 0 से -1 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब होता है अवकरण, और अवकरण एनोड पर नहीं होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व सबसे कम है। तो विशिष्ट चालकत्व होता है ना, वह मोलरता के, किसके, मोलरता के समानुपाती होता है। विशिष्ट जो चालकत्व होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है, और जिसके लिए जो आई का मान होता है ना, जो सबसे कम होगा, जिसकी सांद्रता कम होगी, उसी का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होगा। तो ये सांद्रता कितना है, ये नॉर्मलिटी है, इसको नॉर्मलिटी कहते हैं। 2n है, 0.02n, 0.2n, और सबसे कम है 0.002n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सबसे कम है। तो जिसकी नॉर्मलता, इसको नॉर्मलता कहते हैं बेसिकली हम, जिसकी नॉर्मलता या फिर मोलरता जो होता है, या आयनों की संख्या सबसे कम होगी उसी का, तो विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होगा इसका। ठीक है, सबसे अधिक अगर पूछा होता तो किसका होता, ऑप्शन नंबर ए का। ठीक, अगला देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। देखिए
यहाँ पे 2 है ना, तो वेग निरूपण कैसे करते हैं? अगर ए से बी हो, अगर कोई अभिक्रिया ए से बी है तो इसका वेग निरूपण कैसे होता है? माइनस डी ए अपन डी टी होता है। कैसे होता है? माइनस डी ए अपन डी टी होता है। कब? जब ए से बी हो। और यहाँ अगर कुछ 2 है, यहाँ अगर 2 है तो जो यहाँ सामने होता है ना उसको हम क्या कर देते हैं? बट्टा में लिख देते हैं। तो 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा। ऊपर हम 1 लिख सकते हैं अपने से, तो -1/2 डी अपन डी टी हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और इसी पे समझ लेते हैं। अगर कभी ये पूछे कि अभिक्रिया, मान लीजिए ऐसे कहेगा, अभिक्रिया 3a से b के लिए वेग निरूपण, तो 3 नीचे आ जाएगा। ए से बी का क्या होता है? डी ए बाई डी टी, माइनस लगा देंगे, डी ए बाई डी टी होता है ना, तो डी ए बाई डी टी होगा और ये 3 नीचे आ जाएगा और माइनस लगा होता है तो -1/3। ठीक है, -1/3 डी ए बाई डी टी, तो इसका तो हो जाएगा। समझ गए? चलो बहुत अच्छा। अगला चेक करते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक ताप पर, भार पर, मात्रा पर, समय पे। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पे निर्भर करता है? ये आपका निर्भर करता है ताप पर। किस पे निर्भर करता है? ताप पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी वेग आ जाता है यहाँ पे कि किसी अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर, ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक इत्यादि, इन सब चीज़ों पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ऐसे सवालों को तो आप याद कर लोगे ही तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन आप करोगे, सॉल्व करोगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको। ये होता है एथिल एसीटेट का जो NaOH के द्वारा अपघटन होता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि है, ये छदम प्रथम कोटि है, मतलब प्रथम कोटि है। ये भी प्रथम है, ये भी प्रथम है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। H2 + Cl2 और ऊपर सनलाइट दिया है 2HCl, अभिक्रिया की कोटि है। तो देखिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसको भी आप याद कर लोगे वही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगला चेक करते हैं। अगला कर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ना, वह एक पृष्ठीय घटना है। क्या है? अधिशोषण की प्रक्रिया एक पृष्ठीय घटना है। ठीक है, इसी में एक और सवाल आता है अधिशोषण से, कि जो अधिशोषण होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो जो भौतिक अधिशोषण में पूछा जाता है कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो होती है 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स जो ऊष्मा होती है वो मुक्त होती है किस में? भौतिक अधिशोषण में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दूध है। दूध क्या है? तो दूध जल में परिक्षेपित वसा है। क्या है? दूध जल में परिक्षेपित वसा है। क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। ठीक है, और यहाँ से एक और सवाल आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में कैसीन। क्या होता है? कैसीन प्रोटीन होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अच्छा सा। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन। ठीक है, तो अब तक हमने 17 सवाल कर लिया है, लेकिन हम लोग का कम से कम 30-35 हो चुका होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आप चाहें तो लिख सकते हैं, इससे बेहतर होगा। अगला देखते हैं। कराए निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी वह होगा जिसके लिए आयनों आई का मान सबसे कम होगा, जो सबसे कम आयनों में टूटेगा। तो ये जो है ना KBr, ये सबसे कम आयन बनाएगा, ये ज़्यादा आयन बनाएगा, प्लस माइनस ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। सबसे कौन कौन बनाएगा? KBr। तो आंसर हो जाएगा KBr। ठीक है, अगला देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो जो उत्प्रेरक होता है ना, धनात्मक उत्प्रेरक, वो क्या करता है? बेसिकली संक्रियन ऊर्जा को घटा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक। और संक्रियन ऊर्जा घटाने के कारण वेग जो होता है ना, वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है।
आपने पढ़ा होगा कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं ना वो वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा को घटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लिख लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। साइनाइड द्वारा किस धातु का साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है? क्रोमियम। तो साइनाइड सिल्वर, साइनाइड सिल्वर याद रखिए, ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है। साइनाइड विधि से किसका होता है? सिल्वर का होता है। इसी तरीके से एक और होता है जिसको कहते हैं हुप विधि। कौन विधि? हुप विधि। हुप विधि से किसका होता है जी? हुप विधि से तो होता है एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का, ठीक है। और एक और होता है कि निक्षालन विधि से। किस विधि से? निक्षालन विधि से किस धातु के ऑक्साइड का या किस धातु के जो अयस्क होते हैं उसका सांद्रण होता है, तो वो भी एल्युमिनियम का होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हुप की विधि से शोधन एल्युमिनियम का ही होता है, और निक्षालन विधि से जो सांद्रण होता है वो भी किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और साइनाइड विधि सिल्वर, ठीक। तो 2 क्वेश्चन और हो गए एक्स्ट्रा। चलिए, ये आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में इसके आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इससे एकदम समीपवर्ती क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप आप समझ रहे हैं ना। अगला देखते हैं, 21 नंबर कह रहा है कि अधिधमन भट्ठी, जिसे हम वात्य भट्ठी भी कहते हैं, वात्य भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण किसके द्वारा होता है? तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वात्य भट्ठी में जो धातुमल के रूप में क्या प्राप्त होता है? धातुमल के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा कि जो हम कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर डालते हैं उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, अब प्लस SiO2 से यह अभिक्रिया करता है। किससे? SiO2 से। अब बना लेता है CaSiO3, CaSiO3। तो CaSiO3 जो है वो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ? वात्य भट्ठी में या लोहे के निष्कर्षण में। और ऑप्शन में को दिया रहता है FeSiO3, जो कि गलत है, ठीक है। या Fe देख के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं Fe कर देते हैं, वो गलत होगा। क्या बनता है? CaSiO3 बनता है वात्य भट्ठी में लोहे के निष्कर्षण के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 22 नंबर का है, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया। वैद्युत शोधन कहलाती है, नाम से ही स्पष्ट है। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। और एक और यहाँ सवाल आता है कि किस धातु का शोधन वैद्युत अपघटन विधि द्वारा नहीं किया जाता है या विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो Fe का नहीं किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? Fe का। क्या कारण है? क्योंकि Fe को हम वात्य भट्ठी में यानी कि अधिधमन भट्ठी में इसका निष्कर्षण करते हैं, तो Fe का नहीं होता है। बाकी कॉपर का होता है, जिंक का होता है, एल्युमिनियम का होता है, ये सब का होता है। किसका नहीं होता है? Fe का, ठीक है। ये सवाल भी पूछा जाता है। अगला चेक करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो तांबा धातु का निष्कर्षण उसके कॉपर पाइराइट अयस्क से होता है। किससे होता है? कॉपर पाइराइट अयस्क। और कॉपर पाइराइट अयस्क का सूत्र क्या है? CuFeS2, CuFeS2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का जो शर्त होता है ना, वो होता है FON होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली। यहाँ देखो, हाइड्रोजन के साथ N है, ये बनाएगा H2O, हाइड्रोजन के साथ O है, बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ NF यहाँ है, ये भी बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा? HCl। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं बनाता ना, पूछा है ना, ये नहीं बनाएगा HCl, ठीक। अगला देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो उत्कृष्ट गैसों के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं ना, उनका अष्टक पूरा होता है, तो 8 होते हैं। तो 8 को कैसे लिखोगे? S में 2 भरोगे, NH2, S में 2 और P में 6, S में 2 और P में 6, यानी कि NH2 NP6। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है। अब ये किसका है जी? ये किसका है, इसकी बात कर लेते हैं। NH2 NP5 ये किसका है? तो ये है वर्ग 17 का तत्व। किसका है ये? सॉरी, उत्कृष्ट गैस ने पूछा है। क्या पूछा है? उत्कृष्ट गैस, ठीक है, ये ठीक है।
ये वर्ग 17 का तत्व जिसे हम हैलोजन कहते हैं, तो ये वर्ग 17 के तत्व का है, यानी कि हैलोजन परिवार का। ठीक है, ये किसका है? CnH2nP4। ये वर्ग 16 का तत्व है। किसका तत्व है? वर्ग 16 का। वर्ग 16 के तत्व को आप क्या कहते हो? तो कैल्कोजेंस। क्या कहते हो? कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस। ठीक है, और ये किसका है? ये तो 13 का है, इसको तो छोड़ ही देते, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी NH2nP5 ये वर्ग 17 का है, जिसे हम हैलोजन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन परिवार। और NH2nP4 वर्ग 16 का है, जिसे हम कैल्कोजेंस परिवार के नाम से जानते हैं, कैल्कोजेंस। ठीक है, और ये NH2nP6 ये होता है उत्कृष्ट गैसों का, यानी वर्ग 18 का तत्व। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बन गए ना। कौन कौन से प्रश्न बन गए? आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि वर्ग 15 का तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 15 का तत्व इसमें नहीं दिया, इसे कहते हैं निकोजेंस। क्या कहते हैं? वर्ग 15 के तत्व को हम क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं, निकोजेंस। इसी प्रकार वर्ग 16 को तत्व क्या कहते हैं? कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस। ठीक है, कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस। ठीक है, और इसी प्रकार वर्ग 17 के तत्व क्या कहते हैं? हैलोजन परिवार। क्या कहते हैं? हैलोजन, हैलोजन परिवार। ठीक है, याद लिख लोगे, इसको लिख लो, बहुत अच्छा सवाल है। और एक और लिख लो, वर्ग 18 के तत्व क्या कहते हैं? वर्ग 18 इसे कहते हैं उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, सबका नाम लिख दिए। अब वर्ग 15 वर्ग जो 15 के तत्व होते हैं उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2, S में 2 गो और P में 3 गो, 3 या 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार 16 का कितना है? NH2 और P में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। इसी प्रकार 17 का NH2 और P में कितना? 5, NP5। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे पूछा था वर्ग 18 का, इसका पूछा था उत्कृष्ट गैस यानी कि वर्ग 18, इसका क्या होगा? NH2nP6। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अक्षीकारक है? निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अक्षीकारक है? तो सबसे प्रबल अक्षीकारक F2 होता है, सबसे प्रबल अक्षीकारक F2 होता है। ठीक है, F2 के बारे में एक और आपको अच्छी बात बता देते हैं कि जो F2 होता है ना, वह सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल। ये भी एग्जाम में आता है कि कौन सा हैलोजन सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनाता है? कौन सा हैलोजन सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनाता है? तो कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, चलिए। देखिए, इस चैनल का नाम ही है केमिस्ट्री आसान है। आपको केमिस्ट्री की इतनी बेस्ट फैकल्टी मिलेगी जो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 27 नंबर का, रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो जितने भी ऐसे परमाणु हैं ना, जैसे S8 हो गया, चाहे Cl2 हो गया, चाहे F2 हो गया, चाहे N2 हो जाए, चाहे P4 हो जाए, ऐसा जितने भी अणु होते हैं ना, परमाणु के समूह इस तरीके के, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। कौन सा संक्रमण तत्व का युग्म है? तो संक्रमण तत्व अगर आपने याद किया होगा D ब्लॉक में, और D ब्लॉक के तत्व कहते हैं संक्रमण तत्व, किसे कहते हैं? D ब्लॉक के तत्व। और D ब्लॉक में कौन कौन आएगा? तो सल्फर और फास्फोरस तो आएगा नहीं, Mg और Al तो आएगा नहीं, सोडियम और कैल्शियम ये सब तो आएगा नहीं, सब वर्ग 1-2 के आसपास में पड़ता है। तो D ब्लॉक में कौन आएगा? कॉपर, आयरन, ये D ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व है। ठीक है, यहाँ से एक और अच्छी बात समझ लीजिए कि जो D ब्लॉक का तत्व होता है ना, D ब्लॉक के तत्व को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। आपको पता होगा 12th एग्जाम में आया हुआ है काफ़ी बार। D ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। और D ब्लॉक के तत्व के बारे में एक और अच्छी लाइन बता रहे हैं कि D ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो होता है N-1 इंटू D 1 से 10 तक, और NS 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, चाहे 1 से भी 2 तक बोल सकते हैं। तो यहाँ D ब्लॉक से हमने 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा समझ लिया कि D ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और D ब्लॉक के तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? N-1 इंटू D 1 से 10 तक, और NS 0 से 2 तक या 1 से भी 2 तक लिखा रहता है। ठीक है,
एक और यहाँ से अच्छी बात आपको बता दें, एक और अच्छी बात ध्यान दीजिएगा। अब डी ब्लॉक की बात कर लें, थोड़ा सा एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं भाई। ये इसी के जैसा एफ ब्लॉक, क्या जी सही कह रहे हैं कि नहीं? एकदम सही कह रहे हैं। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, आप लोग गर्दा गर्दा एकदम उड़ा दीजिए। ठीक है, इतना बेस्ट सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। और एक खास बात और, हमें जो कमेंट करके अगर बता सकते हैं तो बताइए कि एफ ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। जैसा आपने अभी डी ब्लॉक का बताया ना, अभी मैंने बताया डी ब्लॉक का, एफ का क्या। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। एफ का क्या होता है? n-2 इंटू एफ, n-2 इंटू एफ, 1 से लेकर 14 तक, n-1 इंटू डी, ये कितना होगा? ये 0 से 1 होगा, और ns2 होगा, ns2 होगा। तो ए ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? n-2 इंटू एफ, 1 से 14 तक, n-1 इंटू डी, 0 से 1 तक, और ns2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने 2 क्वेश्चन और जान लिया, तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन जान लिया। तो अब तक उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं गारंटी है इस बात की कि अब तक लगभग 28 क्वेश्चन हमने किया, लेकिन कितना हो गया होगा हमारा? अगर आप इसको लिखते हैं तो कम से कम 70 तो हो ही गया होगा, 70 या उससे प्लस हो गया, उससे कम नहीं। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन आधा से ज़्यादा बाकी है। मतलब 70 को दिया हुआ है ना मॉडल सेट में बिहार बोर्ड के, हम लोग कितना करने वाले हैं? हम लोग 200 करने वाले हैं, 200 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट फैकल्टी, केवल और केवल इसी चैनल पे केमिस्ट्री आसान है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको कर ही देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर, 29 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय वो होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये तो सबको सॉल्व कीजिएगा जब आप, तो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा? वो आएगा Fe+3, यानी कि स्कैंडियम का जो आयन है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। बाकी सब में मैंने चेक करके देख लिया है, यहाँ चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको मैंने चेक करके देख लिया है। ठीक है, चलिए अब सवाल यहाँ पे प्रतिचुंबकीय से और 2 क्वेश्चन जान लेते हैं। मैं हम लोग का तो यही काम है, क्योंकि इसे बेस्ट फैकल्टी से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं प्रतिचुंबकीय के बारे में। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो होता है NaCl, यानी कि नमक होता है, H2O होता है यानी कि जल होता है, और एक आपका बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। और एक आता है Zn+2, ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, ये भी याद रखोगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ भी बन गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन बना ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग की बेस्ट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का हमारे पास, हम लोगों के पास, आपके पास। ठीक है, अगला देखिए वनैडियम, Z=23, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 23 होता है। तो कह रहा है कि वनैडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो देखिए 4s2 जाइएगा तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 4s2 तक 20 हो जाएगा, और 3D में 3 गो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ 4s में तो पहले भरा ही नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ 4s में 0 भरा है, बिना 4s में भरे डी में हम कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनैडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4s2 अंत में आएगा, और 3D 3 आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट तत्व है? निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट तत्व है? तो देखिए यहाँ से जो आपका GD है ना, ये आपका लेंथेनाइट तत्व है। कैसा तत्व है? लेंथेनाइट तत्व है। आपको अगर सर कैसे, तो आप तो फिलहाल याद कर लो, क्योंकि लेंथेनाइट का एक ट्रिक होता है जो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा समय लगेगा। नेक्स्ट वीडियो कमेंट कीजिएगा आप, तो मैं बना दूंगा लेंथेनाइट को याद करने का ट्रिक। लेंथेनाइट जो होता है ना, जो कि ये ब्लॉक का तत्व है, ब्लॉक में 2 होते हैं, एक लेंथेनाइट एक एक्टिनोइड। तो लेंथेनाइट जो है, लेंथेनाइट को याद करने का ट्रिक, इसका मैं वीडियो बना दूंगा बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो जो GD होता है ये आपका लेंथेनाइट है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, अब लेंथेनाइट के बारे में भी एक लाइन बात कर लेते हैं कि जो लेंथेनाइट होते हैं ना, ठीक है, क्या होते हैं? जो लेंथेनाइट होते हैं, इनमें जो क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन 4f में भरता है। किस में भरता है? 4f में। ठीक है, और लेंथेनाइट को हम लोग 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। लेंथ 4f पूछता है कभी कभी
कि किसमें इलेक्ट्रॉन, किसके 4f में इलेक्ट्रॉन क्रमिक रूप से भरता है, तो वो होगा लेंथेनाइड में भरता है। ठीक है, और लेंथेनाइड को हम लोग 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसी प्रकार लेंथेनाइड की बात हो गई तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्टिनाइड की। किसकी बात कर लेते हैं? एक्टिनाइड। तो जो एक्टिनाइड होता है ना, एक्टिनाइड को हम 5f श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5f श्रेणी। एक्टिनाइड को हम क्या कहते हैं? 5f श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 32 में कह रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालने आनी चाहिए। फिर भी देखिए K का कितना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे। K का +1 होता है और O का कितना होता है? O का होता है -2। हमको निकालना किसका है? हमको Mn का निकालना है। तो K का हो गया +1, ठीक है। O का -2, Mn का निकालना है तो Mn का x मान लोगे, ठीक है। और O का -2 होता है तो -2 और O कितना है? 4 है। तो -2 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -8। और टोटल के इक्वल में हम कर देते हैं, कुछ नहीं है तो 0 कर देते हैं। अब देखो x -8 में से +1 जाएगा -7, -7 को उधर भेजिएगा तो हो जाएगा +7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, +7 सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और बात आप ध्यान दे दो यहाँ कि जो Mn है ना, Mn के बारे में एक और अच्छी बात बता रहा हूँ Mn के बारे में। ठीक है, Mn के बारे में एक बहुत अच्छी बात, Mn जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है वो +7 दिखाता है, हाईएस्ट है ये। क्या है ये? अधिकतम है, अधिकतम है। Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है ना +7, ये अधिकतम है। इससे ज़्यादा कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, Mn डी ब्लॉक का है, कोई भी नहीं दिखाता है। ठीक है, Mn जो है +7 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ठीक है, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि वह कौन सी संक्रमण तत्व है, वो कौन सा संक्रमण तत्व है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो क्या कहोगे? Mn कहोगे। और कितना दर्शाता है? तो +7 तक। ठीक है, एक और अच्छी बात आपको बता दें कि जो Mn होता है, Mn का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d5। कितना होता है? 3d5 होता है, यानी उसके डी उपकोष में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होता है। ठीक है, Mn के बारे में एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि जो Mn का चुंबकीय घूर्णन होता है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। Mn का चुंबकीय घूर्णन वो होता है 5.92। कितना होता है? 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर आप निकालोगे तो इतना आएगा। तो Mn के बारे में इतनी बात आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ते हो, इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट और बेस्ट स्टडी। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो 95+ कोई नहीं रोक सकता है केमिस्ट्री में। और इसी तरह हर सब्जेक्ट में पढ़ते हो ना, एकदम तोड़ तोड़ कर पूरा उसका निचोड़ निकाल लेंगे हम, तो 95+ कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे आप पढ़ रहे हो इस चैनल से तो मुझे तो उम्मीद है अगर अच्छे से पढ़ते हो तो कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि NiCO4 में प्रसंकरण कितना है। NiCO4 में प्रसंकरण कितना है? देखिए NiCO4 में अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यहाँ पे CO का 0 होता है तो Na पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, Na का नहीं पूरा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके इसमें से बता दीजिए इसमें से कौन होगा। मैंने चेक नहीं किया दरअसल, और यहाँ चेक करूँगा तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल, अगला देखते हैं। अगला है K3CrC2O4 में Cr की समन्वय संख्या। कंची पूछना है, समन्वय संख्या कह रहा है कितना होगा। तो देखिए समन्वय संख्या कैसे निकालोगे आप। देखो समन्वय संख्या जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या गुने जो आपका लिगेंड होता है, वो लिगेंड किस प्रकार का लिगेंड है, यानी कि मोनोडेंटेड है, एक दंतुक है, या फिर बाईडेंटेड है, द्विदंतुक है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो C2O4 यहाँ पे है ना, C2 जो कि 3 दिख रहा है, तो C2O4 यह एक द्विदंतुर लिगेंड है। क्या है? द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब इसका जो डेंटिसिटी होगा वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है। और ये संख्या में 3 है। कितना है? 3 है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 35 नंबर। कह रहा है कि CONH3 5 दिया है ये वाला, और इतना दिया, आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, यानी कि ये किस प्रकार के समावयवी हैं आपस में। तो देखिए जब
उसके बड़े ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो दिए गए आयन वगैरह हो, सल्फेट आयन जो कुछ भी, अगर ये समान है तो ये आयनन समन्वयता होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो SO4 है बाहर, Br अंदर, यहाँ देखो Br बाहर, SO4 अंदर, सब सेम है, खाली यहाँ पे ब्रैकेट का अंतर है। तो ये आयनन समावयवी होते हैं। क्या होते हैं? आयनन समावयवी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बस रहने देते हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि ये आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे बेस्ट तरीके से दूंगा, इतना बेस्ट आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, तो मैंने दिया। अब और 35 क्वेश्चन इसमें बच रहा है। कितना हमने कर लिया? देखिए 35 कर लिया, और 35 क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही दमदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, बेस्ट तरीके से, पूरे यूट्यूब पर सुपर्ब तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपका 35 में कितना आया। ठीक है, और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो PDF बना, प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट बैच 2023 के नाम से, टारगेट बैच 2023, टारगेट बैच 2023। ठीक है, 12th केमिस्ट्री टारगेट बैच 2023, उसमें आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। जाइए जाके बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। 36 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। ठीक है, और तैयारी करके आइएगा। आप तो देख लिए होंगे, मुझे पता है कि आप इसको देख लिए होंगे, लेकिन इतना बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन कोई आपको शायद नहीं दिया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।